नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। और ये सब्जेक्ट आपको काम कहाँ आने वाला है? ये सब्जेक्ट आपको काम आने वाला है जो विभिन्न कोर्सेज है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डीसीए की, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा बीसीए जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इसके साथ ही मास्टर डिग्री एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन सभी कोर्सेज के अंतर्गत जो ये सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। तो हम यहाँ पे जो है मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम जो है एक एक करके यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ तक कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेंगे जैसे पीसी पैकेज है या फिर जो अन्य सब्जेक्ट है वो भी हम कवर करेंगे एग्जाम के पहले। देखिए, अगर आपको और वीडियो देखना है बाकी सब्जेक्ट के, तो वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप जो है विभिन्न कोर्सेज के वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड। इसके अलावा आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन के अंतर्गत। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और आप भी इसका भरपूर उपयोग कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी की। तो जब बात हो रही है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर के आधारभूत चीज़ें, तो कंप्यूटर की आधारभूत चीज़ें जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर है क्या, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब जो विभिन्न यूनिट से मिलकर बना होता है, एक से अधिक इकाइयों के समूह को हम बोल देते हैं सिस्टम। तो यहाँ पे कंप्यूटर भी एक प्रकार से इकाइयों का समूह है। कैसे? जैसे हम बात करें यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अलावा माउस है, माउस के अलावा आपका मॉनिटर है, मॉनिटर, इसके अलावा जो मशीन है, मशीन के अंदर आपका सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, विभिन्न हार्डवेयर है। तो हम सीधे सीधे बोलें तो कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम है जो विभिन्न यूनिट से मिलकर बना होता है। अब जब सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम क्या है? सिस्टम किसी पर्टिकुलर मतलब एक प्रकार से यूज़र की जो आउटपुट है उसको प्रदान करने का काम करता है, यानी कि यूज़र का जो उद्देश्य है उसको पूरा करता है। तो कंप्यूटर भी एक प्रकार से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य को वो पूरा कर रहा है, इसलिए कंप्यूटर को सिस्टम बोला जाता है। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे कितनी चीज़ें मिल जाती है। मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे आपको जो है हार्डवेयर चीज़ें मिल जाती है। हार्डवेयर के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं। साथ ही यहाँ देखिए आपको तीन चीज़ों के अंतर्गत काम होता हुआ नज़र आ जाता है। एक तो हो जाता है इनपुट, यानी कि जब आप इनपुट दोगे तभी कंप्यूटर काम करेगा। वो क्या करता है? प्रोसेस भी करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के साथ साथ वो आउटपुट देता है और उसके बाद भविष्य में अगर हमको चाहिए तो उसके लिए स्टोर भी करता है। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब सिलिकॉन की जो चिप होती है वो अगर उपयोग की जाती है तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपकी बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे हेडफोन है, आईपॉड है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वीडियो कैमरा है, इसके अलावा आपको मेमोरी कार्ड देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ें क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? यूज़र के इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करती है, प्रोसेस करती है और उसे आउटपुट में कन्वर्ट करती है, यानी कि यूज़र के निश्चित उद्देश्य को पूरा करती है। तो हम सीधे सीधे अगर बात करें कंप्यूटर की वर्किंग देख लेते हैं बेसिक रूप से। तो कंप्यूटर की वर्किंग क्या होती है? यूज़र से इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना, यानी कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना और उसके बाद उसे आउटपुट में कन्वर्ट करना। आउटपुट बोले तो जो यूज़र की ज़रूरत को पूरा करता है। तो यहाँ देखिए इनपुट के रूप में अगर देखें तो विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है या फिर स्कैनर हम बोल सकते हैं, बारकोड रीडर है, जॉयस्टिक है, इन सारी डिवाइसेस का उपयोग करके यूज़र किसको निर्देश देता है? कंप्यूटर को। जब कंप्यूटर निर्देश प्राप्त कर लेता है तो वो हमें जो है प्रोसेस करने यहाँ पे प्रोसेस करता है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें प्राप्त होता है। हमें जब प्राप्त होता है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। तो जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर आपका सेकेंडरी आउटपुट डिवाइस है, पर प्राइमरी रूप से अगर देखें तो मॉनिटर आपका प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर सुनना है, वॉइस वगैरह आउटपुट सुनना है तो स्पीकर्स का उपयोग कर लेते हैं, हेडफोन का उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी वर्किंग देखने को मिल जाती है। इसके कुछ स्टेप्स है, फंक्शंस है। अगर देखें तो इनपुट जो कीबोर्ड है, माउस है, इससे डाटा लिया जाता है कंप्यूटर में। प्रोसेसिंग, सीपीयू के द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है। स्टोरेज, भविष्य में अगर स्टोर करके रखना है, नहीं भविष्य में उपयोग करना है तो उसके लिए स्टोर कर लिया जाता है हार्ड डिस्क में। करंट में डाटा पर प्रोसेसिंग करना तो भी स्टोर किया जाता है रैम के माध्यम से। आउटपुट, मॉनिटर
प्रिंटर आदि के माध्यम से आउटपुट यानी कि परिणाम प्राप्त होता है यूज़र को। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर एक प्रकार का सिस्टम है जो विभिन्न यूनिट से मिलकर बना है। अब यूनिट्स के अंतर्गत देखें तो आपको यूनिट अलग अलग मिल जाती है। जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब सभी मशीन्स जो भी एक प्रकार से पार्ट्स होते हैं, फिजिकल पार्ट, जैसे कीबोर्ड, माउस है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, रैम है, मदरबोर्ड है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। और हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, यानी कि हार्डवेयर होता है और एक यूज़र होता है। तो यूज़र माने कि हम अगर कोई काम देंगे कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, तो काम नहीं करेगा, पर बीच में हम लगा देते हैं सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम्स या निर्देशों के समूह, तो वो हो जाता है क्या, हार्डवेयर को काम कराने का तरीका। तो ये 3 यूनिट हो जाती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक यूज़र। तो एक से अधिक यूनिट हो गई कि नहीं, एक से अधिक यूनिट मिलकर यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके उद्देश्य को पूरा करती है, इसलिए कंप्यूटर को सिस्टम बोला जाता है। तो हार्डवेयर में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जाती है। सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जीमेल है, एंड्रॉयड है, मैकफी जो एंटीवायरस हो जाता है, नेट प्रोटेक्टर, विंडोज़ हो जाता है, ये सब क्या है, ये सब आपके सॉफ्टवेयर है। और यूज़र जो ऑपरेट करता है, बिना यूज़र के तो यहाँ काम नहीं होता, ये चीज़ें आपको पता होगी। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत पार्ट्स होते हैं वो सब कंपोनेंट्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सबसे मुख्य पार्ट अगर देखें तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे मशीन, जिसके अंतर्गत सीपीयू लगा होता है। सीपीयू जो एक प्रकार से यहाँ पे मेन वर्किंग एरिया होता है और वो किस में लगा होता है, मदरबोर्ड में। इसी के अंतर्गत आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, ठीक है, मदरबोर्ड। साथ ही आपको मॉनिटर देखने को मिल जाता है जो डिस्प्ले का काम कर लेता है। कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है जो इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। माउस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल डिवाइस हो जाती है। ये सब क्या है, ये सब जो है कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमको जो है कंप्यूटर की प्रोसेस देखने को मिल जाती है। इनपुट यानी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेब कैमरा के माध्यम से इनपुट लेगा। सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड के माध्यम से प्रोसेस करेगा। मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट देगा। तो यानी कि सिंपल अगर बोलें तो कंप्यूटर जो है आईपीओ टेक्निक के अनुसार काम कर लेता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये आप समझ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म आप देख लेना, ऐसा कोई विधि विधान नहीं है कि यही फुल फॉर्म होगा। फुल फॉर्म आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे सी का मतलब कैलकुलेशन, ओ का मतलब ऑपरेट, एम का मतलब मैकेनिक्स, पी का मतलब प्रोसेसिंग, यू का मतलब यूजफुल, टी का मतलब दिसारस, इसके अलावा ई का मतलब एक्सटेंसिव, विस्तार कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द का जो निर्माण है वो कंप्यूट से हुआ है। किससे हुआ है, कंप्यूट से। और कंप्यूट से ही कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे देख लिए। अब बात कर लेते हैं किसकी, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम मतलब किस प्रकार वर्किंग करता है कंप्यूटर, उसका कंप्लीट जो रेखा चित्र होता है, कंप्लीट जो फ्लो होता है, वही एक प्रकार का डायग्राम होता है। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे विस्तार से। तो ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट की। तो इनपुट मतलब जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है वो कहलाती इनपुट। और इनपुट में क्या देता है, डाटा। तो डाटा देने के लिए माउस और कीबोर्ड इनका उपयोग करता है। जब इनपुट दिया जाता है तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है, वो जाकर स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी मतलब रैम हो जाता है। रैम में जब स्टोर हो जाता है तो इसमें एक से अधिक इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं और एक एक करके कहाँ जाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी सीपीयू में जाते हैं। और सीपीयू में मेन कंट्रोल यूनिट क्या हो जाती है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा जो है प्रोसेस किए जाते हैं। यहाँ अर्थमेटिक और लॉजिकल सारी गणनाएं की जाती है। और यहाँ टेम्परेरी डाटा स्टोर कर रखना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है रजिस्टर का। किसका यूज़ किया जाता है, रजिस्टर। जो बफर मेमोरी होती है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जब आउटपुट यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोसेस कर लिया जाता है, तो फिर से मेन मेमोरी में वापस आता है। और फाइनली आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें क्या मिल जाती, इन्फॉर्मेशन। और आउटपुट डिवाइस के रूप में देखें तो मॉनिटर, प्रिंटर और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा हमें अगर भविष्य के लिए सेव करके रखना है तो मेन मेमोरी से ही डाटा कहाँ उठकर आ जाता है, यहाँ पे ऑक्सिलरी स्टोरेज यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में। तो मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, रैम, और ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम हार्ड डिस्क, एसएसडी या अन्य जो डिवाइसेस है वो हम समझ सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार ये वर्किंग करता है कंप्यूटर। यहाँ पे हम ये देख लिए ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम को हम एक बार जो है ग्राफिकल वे में भी देख लेते हैं। तो इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो इनपुट डिवाइस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं आप। माउस, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, ठीक है। इसके अलावा स्कैनर हो सकता है। तो इससे इनपुट जाएगा
कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में। पर एक बात और ध्यान रखिए, मेन मेमोरी जो है या कंप्यूटर 0 1 को समझता है। कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन लैंग्वेज समझेगी। तो सिंपल सी बात, हमारी जो भाषा है वो कैसी है, ह्यूमन रीडेबल। और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलना तो उसके लिए लगता है एनकोडर। एनकोडर मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। रैम में आपका कंप्लीट रूप से इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाते हैं। कैश मेमोरी के माध्यम से एक एक करके कहाँ जाते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, और ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वापस आता है कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस में। अब आउटपुट डिवाइस में भी हम देखेंगे यानी कि ह्यूमन रीडेबल। तो मशीन भाषा को ह्यूमन रीडेबल में बदलना है तो डिकोडर की ज़रूरत पड़ जाती है। और आउटपुट के रूप में मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर, इनका उपयोग किया जाता है। अब बाद में फाइनली क्या हो जाता है, जब हमको सेव करना होता है तो हमको सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हो जाता है आपका कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो रैम आपकी क्या होती है, रैम कैश की अपेक्षा थोड़ी स्लो होती है, कैश मेमोरी आपकी फास्ट होती है। और एएलयू के पास खुद की अपनी मेमोरी होती है जिसे सीपीयू की मेमोरी बोल देते हैं, रजिस्टर, या इसे ही हम बोल देते हैं क्या, बफर मेमोरी। क्या बोल देते हैं, बफर मेमोरी। तो ये बहुत छोटे साइज़ में देखने को मिल जाती है पर महंगी होती है। तो कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस मिल जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी बोले तो रैम मिल जाती है, स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं परमानेंट, आउटपुट डिवाइस मिल जाती है, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड मिल जाता है जो मेन सर्किट बोर्ड कहलाता है, एक्सपेंशन कार्ड जो ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड और जो लैन कार्ड है उसके लिए उपयोग किया जाता है, पावर सप्लाई जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर लेती है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट है वो सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आपको एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई मिलेगा, रैम मिल जाएगा, प्रोसेसर मिल जाएगा, मदरबोर्ड है, ऑप्टिकल ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है। ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं जो फिजिकल पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है कैटेगरी वाइज। जैसे इनपुट डिवाइस हो जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम है, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मदरबोर्ड है, एक्सपेंशन कार्ड है, पावर सप्लाई है, कूलिंग सिस्टम जो कूलर हो जाता है, ग्राफिक्स कार्ड को कूल करने का काम कर लेता है ये सीपीयू को। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। अब जब हम कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट मतलब जो टावर पीसी आते हैं, जो मशीन होती है सीपीयू की, उसके अंतर्गत जो कौन कौन सी चीज़ें होती है वो हम देख लेते हैं। जैसे सिंपल अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखेगा, ये देखिए सबसे पहले मदरबोर्ड जो बड़ा, जो एक प्रकार से एक्सपेंशन कार्ड होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। आगे विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जिसमें आपको रैम मतलब एक प्रकार से आप क्या अटैच कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड अटैच कर सकते हो, आइडियो कार्ड है या फिर आपका लैन कार्ड है। पीछे विभिन्न पोर्ट नज़र आते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, माउस, कीबोर्ड या फिर अदर लैन कार्ड है, सारी चीज़ें हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पावर सप्लाई होती है, जो मेन पावर यहाँ पे आता है, फैन भी लगा होता है और ये डीसी कनेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर फैन लगा होता है कूल करने के लिए। यहाँ पे भी आपको मदरबोर्ड में हीट सिंक होती है जो कूल करने का काम करती है सर्किट बोर्ड को। ऑप्टिकल ड्राइव होती है जिसमें सीडी डीवीडी लगी होती है, और हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंतर्गत हम स्टोरेज एरिया देख सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने देखे कैबिनेट के अंदर, मदरबोर्ड देखें, सीपीयू या प्रोसेसर है, रैम है, एसएसडी या हार्ड डिस्क है, एसएमपीएस है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड हो सकता है, नेटवर्क कार्ड है और ब्लूटूथ कार्ड या अडाप्टर। तो एक एक करके यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हम देख सकते हैं, ये जो पीछे का एरिया है ये सब आपको दिखाई देता है कैबिनेट के पीछे। तो यहाँ पे आपको इनपुट यानी कि माउस कीबोर्ड के पोर्ट मिल जाते हैं जो PS2 पोर्ट हो जाते थे। फिर उसके बाद आपको वीडियो यानी कि बीजीए कार्ड मिल जाता है, बीजीए जो डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, पैरेलल प्रिंटर के लिए आप यूज़ करते थे। USB पोर्ट मिल जाते हैं जो आपके माउस है, कीबोर्ड है या पेन ड्राइव है, अन्य चीज़ों को यहाँ पे लगाने का काम करते हैं। ईथरनेट कार्ड मिल जाता है जो इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। आइडियो पोर्ट मिल जाते हैं जो साउंड माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाते हैं। सीमोस बैटरी मिल जाती है जो बैकअप इंटरनल जो बैटरी होती है मदरबोर्ड के अंतर्गत डेट एंड टाइम को सेव कर रखती है। बायोस रीसेट भी यहीं से हो जाता है जंपर के माध्यम से। PCI स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, देखिए यहाँ पे लैन कार्ड है, साउंड कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड, इन सभी चीज़ों को हम एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे लगाते हैं। इसके अलावा आप ऊपर देखोगे तो इसमें दो ब्रिज देखने को मिलेंगे, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज। ठीक है,
तो यहाँ पे हमको एक AGP स्लॉट भी मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे हीट सिंक मिल जाता है। ये देखिए नॉर्थ ब्रिज में हीट सिंक क्या काम करता है। हीट सिंक पूरे मदरबोर्ड में, सर्किट बोर्ड में जब डाटा इधर से उधर जाता है तो हीट जनरेट होती है। उस हीट को सिंक करने का काम कौन करता है? ये हीट सिंक करता है, यानी कि कूलिंग का काम करता है एक प्रकार से। यहाँ पे CPU का सॉकेट मिल जाता है जहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अटैच की जाती है। इसके अलावा आपका इसके ऊपर ही आपको CPU के फैन मिल जाते हैं। जैसे ये दिख रहा है, नहीं देखो ये छोटे छोटे होल दिख रहा है, यहाँ ऊपर आप CPU का फैन लगा देते हैं जो CPU के द्वारा हीट जनरेट होती है उसको कूल करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ आपको देखिए पावर, जो आपका SMPS से पावर आता है 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, वो आपको यहाँ मिल जाता है। रैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। रैम के 2 स्लॉट या 4 स्लॉट हो सकते हैं जिसमें आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। फिर IDE कनेक्टर मिल जाता है जो हार्ड डिस्क साटा जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कनेक्ट करने के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से जो आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताया, आई होप समझ में आ गई होगी। मदरबोर्ड के बारे में अगर देखें तो मदरबोर्ड एक प्रकार का मेन स्लॉट होता है। कंप्यूटर का मेन प्राइमरी सर्किट बोर्ड हो जाता है जिससे सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती है डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। तो मदरबोर्ड के बारे में आप समझ सकते हैं, मदरबोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, MB या M बोर्ड, बैकबोन बोर्ड है, बेस बोर्ड है, सिस्टम बोर्ड है, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, इतनी सारी चीज़ें इसको बोल सकते हैं हम मदरबोर्ड को। तो आप समझ सकते हैं इसके अंतर्गत हम देखें तो अलग अलग प्रकार के मदरबोर्ड आते हैं। तो PC की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से मदरबोर्ड प्रकार बदल जाते हैं। जैसे इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड हो जाते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड, सर्वर। तो जिस प्रकार जितना वर्किंग होता है उसके हिसाब से मदरबोर्ड के प्रकार बदल जाते हैं। तो इनको विस्तार में अलग से देखेंगे हम जब मदरबोर्ड सेपरेट से पढ़ने वाले हैं। मदरबोर्ड के अंतर्गत जो कनेक्टर्स होते हैं या स्लॉट होते हैं वो हमने अभी देखे थे। तो पावर कनेक्टर हो जाता है, पावर कनेक्टर जो 20 पिन ATX पावर कनेक्टर हो जाता है। CPU का सॉकेट हो जाता है जहां हम CPU अटैच कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट जो पीछे की साइड में पूरे दिखते हैं हमको। बायोस आपको हो जाता है जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है, जो रन टाइम यानी कि स्टार्ट बूटिंग के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्टोर करके रख लेता है। सीमोस बैटरी हो जाती है। सीमोस बैटरी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और 3.0 वोल्ट का ये लिथियम सेल हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। रैम हो जाती है, रैम के स्लॉट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। IDE कनेक्टर हो जाता है जो आप हार्ड डिस्क पुराने समय की देखते हैं उसके लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता था। साटा कनेक्टर हो जाता है जो आप अभी वर्तमान में देखते हैं। इसके अलावा अभी तो NVMe आ गई है। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट हो जाता है जिसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने मतलब जो भी ग्राफिक्स कार्ड है या रैम मतलब एक प्रकार से लैन कार्ड है या आइडियो कार्ड है। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस कनेक्टर हो जाते हैं जो आपके USB के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद USB पोर्ट भी यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइस के लिए। PS2 पोर्ट जो माउस के लिए उपयोग किए जाते हैं, कीबोर्ड के लिए। गेम पोर्ट आपको मिल जाता है, पैरेलल पोर्ट है, साउंड कार्ड कनेक्टर है, डिस्प्ले कनेक्टर है और कम्युनिकेशन पोर्ट। ये सारी चीज़ें मिल जाती है मदरबोर्ड के अंतर्गत पीछे के साइड में। हिस्ट्री आप एक बार देख लेना, जो मैं PDF दे दूंगा, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नीचे हम देखते हैं मदरबोर्ड बनाने वाली कुछ कंपनी, जैसे ASUS है, एसरॉक है, MSI है, इंटेल है, गीगाबाइट है, वाईस्टार है, ठीक है। इसके अलावा डेल आप देख सकते हैं, जोटेक है, एसर है, ये देखिए अलग अलग AMD है। ये सब बहुत सारी कंपनी है जो मदरबोर्ड बनाती है। ऐसे ग्राफिक्स कार्ड बनाने वाली कंपनी भी यही मिल जाती है। इंटेल मतलब जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर भी आप ज़्यादातर देखोगे तो इंटेल बनाता है और एक बनाता है AMD, ठीक है। 2 ही प्रोसेसर मिलते हैं। चलिए CPU की बात करें तो CPU जो है एक प्रकार से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो मुख्य रूप से जो गणनाएं होती है CPU यानी कि कंप्यूटर के अंतर्गत वो CPU ही परफॉर्म करता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, एक होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होती है आपकी इसमें मेमोरी। तो 3 चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है, बफर मेमोरी या रजिस्टर जिन्हें हम बोल सकते हैं। पावर सप्लाई जो आपको मेन पावर से यहाँ पे जो आपका मदरबोर्ड में पावर देने का काम जो करती है पावर सप्लाई होती है। अब पावर सप्लाई जो होती है जिस प्रकार सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार इसके बोल्ट बढ़ते जाते हैं, 550 वॉट या जैसे भी आगे चल के देखें तो बढ़ते जाती है। वीडियो कार्ड होता है जब आपके सिस्टम में वीडियो एडिटिंग, गेम वगैरह खेलना है, रेंडरिंग वगैरह काम करना, तो ये वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत हमें पड़ जाती है जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अपग्रेड कर देता है, ग्राफिकल
जो वर्क होते हैं उसको। ठीक है, जैसे मेरे सिस्टम में अगर देखें तो मेरे सिस्टम में जो डेस्कटॉप सिस्टम है उसमें RTX लगा हुआ है। RTX 3060 12 GB वाला यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो अपग्रेड किया गया है। पहले जो है GTX 1650 लगा था, तो ऐसे ही मैं उसको अपग्रेड कर सकता हूँ एक्सपेंशन कार्ड में ज़रूरत के हिसाब से। तो 3D ग्राफिक्स डिज़ाइनर है, वीडियो एडिटिंग है या फिर गेमिंग है, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। नेटवर्क कार्ड जो होता है मुख्य रूप से NIC के फॉर्म में हो जाता है। देखिए इस प्रकार से देखें तो ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड वाला भी हो सकता है इंटरनेट चलाने के लिए। ब्लूटूथ एंड वाईफाई अडाप्टर होता है, डोंगल लगा होता है। इस प्रकार से हम पीछे अटैच करके और जहाँ वाईफाई नहीं रहता उसको वाईफाई बना सकते हैं या ब्लूटूथ बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी। सॉफ्टवेयर हालांकि विस्तार से बाद में देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, यहाँ आप देखोगे हार्डवेयर है। कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी फिजिकल पार्ट होते हैं वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं, CPU, डिस्क, माउस या जो भी। तो यूज़र जब इनसे काम कराना चाहता है तो डायरेक्ट काम नहीं करा सकता, तो मीडिएटर के रूप में यहाँ ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो कैटेगरी में जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बेसिक रूप से हार्डवेयर को जीवित यानी कि काम करने योग्य बनाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और विभिन्न यूटिलिटीज़। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जैसे कंप्यूटर में गेम खेलना है, सीट तैयार करना है, लेटर वगैरह वर्ड प्रोसेसिंग करना है, डेटाबेस तैयार करना है, इंटरनेट ब्राउज करना, तो ये सब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम और विस्तार से, अलग चैप्टर है वहाँ पे विस्तार से जानेंगे। यूज़र जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब क्या है यूज़र कहलाते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र, ये तीन मुख्य यूनिट होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की। तो एप्लीकेशंस के अंतर्गत देखें तो हमको अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाता है। एजुकेशन में इसका उपयोग देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको हेल्थ क्षेत्र में मिल जाता है, बैंकिंग के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट, साइंस विज्ञान के क्षेत्र में, बिजनेस, ई-कॉमर्स वगैरह या फिर शॉपिंग हम देख सकते हैं, डिफेंस मिलिट्री वगैरह में या सैन्य उपयोग के लिए। जैसे अगर बात करें हम हमारे देश की जो संस्था है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आप जानते होंगे इसरो। ठीक है, जहाँ पे रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ पे मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती हैं, तो इन जगह भी हमारा कंप्यूटर बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो एप्लीकेशंस मतलब इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर ने पढ़ाई के तरीके को बहुत इंटरेक्टिव और डिजिटल रूप से यहाँ प्रस्तुत किया। उदाहरण के लिए स्मार्ट कैट क्लास आप देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे तो यहाँ डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर है, स्क्रीन, इसके माध्यम से लैपटॉप है, इसके माध्यम से स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो कंप्यूटर है काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, जैसे एनिमेटेड वीडियो दिखा दिए, कॉन्सेप्ट आसानी से समझा सकते हैं। पहले के समय में बोर्ड में लिखना पड़ता था, आज की डेट में जो है हमारा डिजिटल बोर्ड या कंप्यूटर प्रोजेक्टर के माध्यम से हम जो है सारी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। चलिए आगे देखें हम यहाँ पे, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे नेट है, JEE है, CPCT है या बहुत सारी चीज़ें। CPCT की तैयारी अगर आपको करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के बारे में भी मैंने विस्तार से समझाऊँ, उसको जाकर आप देख लीजिए। इसके अलावा आप देखोगे तो नेक्स्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब हेल्थ के क्षेत्र में अगर देखें तो हेल्थ के क्षेत्र में देखिए MRI सिस्टम आप देख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम उसमें भी उपयोग किया जाता है और ये पूरे व्यक्ति की जो जांच है वो कर लेता है। एक बार व्यक्ति अंदर गया, पूरी जांच होकर बाहर आता है। ठीक है, तो यह मेडिकल रिपोर्ट्स है, इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, रिसर्च आसान हो गया है। जैसे MRI है, CT स्कैन है। इसके अलावा प्रैक्टो क्रेडी हेल्थ है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पे देखो मरीजों का डाटा ऑटोमेटिक डिजिटल रूप से यहाँ पे मैनेज कर लिया जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कंप्यूटर काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। पहले के समय में रिपोर्ट बहुत दिन में आती थी, आज के समय में बहुत फास्ट हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है बैंकिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग जैसे आप देखोगे तो ATM मशीन, यहाँ पे भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेट बैंकिंग है, मोबाइल ऐप है, जैसे UPI है, पेटीएम है, गूगल पे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब जो है बैंकिंग को फास्ट बनाने का काम कर रही है। कोर बैंकिंग सिस्टम में भी सभी शाखाओं को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। आपने यहाँ से ATM में पैसा निकाला, आपकी शाखा कहीं भी हो, वहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। सब क्या है, ये बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग है।
इसके अलावा नेक्स्ट आप बात करोगे तो मनोरंजन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, जैसे मूवी देखने, वीडियो गेम खेलने, या फिर जो है आप वीडियो एडिटिंग की बात करें तो वीडियो एडिटिंग में एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट है, GTA, माइनक्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करें एडोब प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट यानी वीडियो एडिटिंग की, तो अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप जो है ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है टेलीग्राम में जाकर मुझसे डायरेक्ट मैसेज में बात कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन मैं अभी यूट्यूब पे भी जो है फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहाँ पे बनेगी आगे चल के। तो उसके लिए आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। गेमिंग की बात करें तो देखिए यहाँ GTA, माइनक्राफ्ट है, स्ट्रीमिंग में नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब, ये सब मनोरंजन के लिए यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हाउस होल्ड यानी पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर देखें तो किचन में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, ठीक है, कार में, होम में, पर्सनल रोबोट की अगर बात करें, होम बैंकिंग एंड शॉपिंग में कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। साथ ही कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च में देखें तो आपको वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करना हो, या कोई भी तूफान वगैरह कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए पहले ही भविष्यवाणी कर ली जाती है, तो ये कंप्यूटर का कमाल है। कंप्यूटर मेडिकल क्षेत्र में हमने पहले भी देखे हैं, मेडिकल क्षेत्र में रोगी की पूरी जो जांच है वो पूरी कर ली जाती है कंप्यूटर के माध्यम से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर बात करें इंटरनेट की या ई बिजनेस की, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर बड़ी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। तो ये हो जाते हैं कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं को अलग अलग भागों में हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारी स्पीड से कहीं बहुत अधिक ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर काम करता है, यानी कि हम सालों में जो काम कर लेते थे वो मिनटों में काम करता है, ठीक है, सालों में या कई घंटों में हम जो काम करते थे वो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा है, मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में उसकी स्पीड है, ठीक है। तो 10 गुना या 100 गुना तेज है वो हमसे, ऐसा हम मान सकते हैं। एक्यूरेसी मतलब परफेक्टनेस है, इंसान के गलती होने के चांसेस है पर कंप्यूटर गलत नहीं करता। अब गलत कर सकता है कब? जब यूज़र गलत इनपुट देगा तो सिंपल सी बात है गलत आउटपुट देगा। इसके साथ ही यहाँ पे ऑटोमेशन, जब आप एक बार इनपुट दे देते हैं तो सारा काम वो ऑटोमेटिक करता है, तो कंप्यूटर में ऑटोमेशन है। ऐसी वर्सैटिलिटी मतलब सिंपल सी बात है कंप्यूटर हर जगह उपयोग किया जा रहा है। वर्सेटाइल यानी कि आप घर में देखो, ऑफिस में देखो, कहीं भी देखो, बड़े बिजनेस में देखो, डिफेंस में देखो, हेल्थ में देखो, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। इसके अलावा स्टोरेज, इसमें हम कोई भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं और भविष्य में उसका उपयोग भी कर सकते हैं। रिलायबिलिटी की बात करें तो बहुत भरोसेमंद है। एक्यूरेट मतलब शुद्धता से काम करेगा, और ये भरोसेमंद, जब एक बार डाटा स्टोर कर लिया जाता है तो वो स्टोर रहता है, कब तक? जब तक कि यूज़र डिलीट ना करे। ऐसे शेयरिंग की बात करें तो नेटवर्किंग से कनेक्ट होकर हम डाटा को शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर। मल्टीटास्किंग, इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे अभी मैं पीपीटी मतलब यहाँ पे चल रही है, पीछे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, या फिर कोई और टास्क रेंडरिंग वगैरह हम कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग इसमें हम कर सकते हैं। साथ ही हमारे डेटा को सिक्योर करने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे विंडोज़ सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे फीचर्स मिल जाते हैं। डिलीजेंस मतलब कर्मठता, बोले तो लगातार काम करने की इसमें क्षमता है। तो इस प्रकार इसके कुछ फीचर्स है, इनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं एक बार, जो मैंने समझा वही चीज़ें हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप लिख सको अच्छे से, और नॉलेज के लिए पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जहाँ तक बात करें हम इसके फ़ायदे की या इसके कुछ फीचर्स की, एडवांटेजेस की, तो उसके बदले में इसके नुकसान भी है। नुकसान बोले तो इसकी कुछ कमियां हैं, नुकसान तो रहते नहीं हैं पर कमी रहती है। सबसे पहले देखें तो नॉट एबल टू लर्न न्यू थिंग, ये खुद से अपने आप में नई चीज़ों को सीख नहीं सकता जब तक कि यूज़र इसमें फीड ना करे, यूज़र को कोडिंग करना पड़ेगा। कंप्यूटर आर डिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन ऑन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के ऊपर डिपेंड है। कितने ही अपग्रेड हो जाए टेक्नोलॉजी, आज एआई आ गया है, यहाँ तक कहानी पहुँच गई है, फिर भी इंसान जब तक कि उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं देगा या कुछ करेगा नहीं, तब तक वो अपने आप से कुछ काम नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन पर डिपेंड है। इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है, जब तक पावर नहीं देंगे तब तक नहीं चलेगा। तो भाई सिंपल, हाँ, हमारे अंदर एनर्जी है तो हमारे अंदर भी पावर है, ऐसे कंप्यूटर के अंदर एनर्जी मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर है। नो इंटेलिजेंस, यानी कि आईक्यू नहीं है। आईक्यू मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि उसके अंदर इंटेलिजेंस मतलब
खुद सोचने समझने की क्षमता नहीं है। डिसीजन खुद से नहीं ले सकता, वो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे हम एक इंसान को बोलते हैं कि जाओ, मतलब वहाँ से कोई सामान लेके आना है। अब वहाँ सामान ना मिले तो साइड वाली दुकान में जा सकते हैं इंसान, पर मशीन नहीं जाएगी। तो कंप्यूटर इस प्रकार से डिसीजन नहीं ले सकता। रिट्राइवल ऑफ मेमोरी, मेमोरी जो है खुद से निकाल नहीं सकता वो एक प्रकार से। हम जब तक ना बोलें, खुद की केयर नहीं कर सकता। जैसे धूल डस्ट जो भी है, मतलब एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती है, तो खुद की केयर करने में अक्षम है। इसके अलावा देखिए, नो थिंकिंग, खुद सोच नहीं सकता। नो इमोशन, नो फीलिंग, ये सारी चीज़ें नहीं है जैसे इंसान में है। कंप्यूटर आर प्रोग्राम बाय ह्यूमन, ह्यूमन के द्वारा प्रोग्राम किया गया है। नॉट एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़, आइडियाज़ नहीं बता सकता खुद से जब तक कि इंसान ना चाहे। तो ये कुछ कमियां हैं, कमियों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ना भी पढ़े तो भी चलता है। तो ये बेसिक रूप से कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास थी, जिसके अंतर्गत हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाने। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम जो एक एक करके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस और प्लेलिस्ट में उपलब्ध सारी वीडियोस आप आसानी से उसमें पढ़ सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।